हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं मॉडल्स ऑफ लाइट एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिश्चियन हाइगन के मॉडल्स एंड उसके वेव फ्रंट्स। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ व्हाट वाज द फर्स्ट मॉडल दैट वाज गिवन। इट वाज कॉर्पस्कुलर मॉडल। इन 1637 डेस्करेट ने ये मॉडल दिया था। क्या कहता है? अ ल्यूमिनस बॉडी एमिट्स अ स्ट्रीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शंस। कहता कि कोई भी एक जो लाइट का सोर्स है, जैसे बल्ब है, कुछ भी है, वो एक टाइनी पार्टिकल्स रिलीज करता है हर डायरेक्शन में। जैसे बल्ब है, हर डायरेक्शन में कुछ पार्टिकल्स ये रिलीज करता है। इट एक्सप्लेन्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एट इंटरफेस यूजिंग कंसेप्ट्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। और इसी न्यूटन को फर्दर न्यूटन ने डेवलप किया। पूरी मैकेनिक्स में न्यूटन ने हमको तंग किया था, बट यहाँ पे लाइट में आके न्यूटन तंग नहीं करता। क्यों? उसने जो मॉडल एक्सेप्ट किया वो मॉडल ही गलत था। उसने क्या बोला? Newton further developed this model and explained sensation of colors at the retina of eye and spectrum formed due to prism. This model predicted that if ray of light on refraction bends towards the normal, then the speed of light, देखो अगर towards the normal bend हो, हमें पता है कि ये कौन सा मीडियम होता है, ये मीडियम रेयर है, ये डेंसर मीडियम होना चाहिए, मतलब इसमें स्पीड कम होनी चाहिए। बट न्यूटन ने गलत प्रिडिक्ट किया। उसने बोला, कहता कि इफ रे ऑफ लाइट ऑन रिफ्लेक्शन वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल देन स्पीड ऑफ लाइट वुड बी ग्रेटर इन द सेकंड मीडियम, जो कि रॉन्ग है। दिस प्रिडिक्शन वाज हाउएवर प्रूव्ड रॉन्ग व्हेन फर्मेट formulated his famous principle of least time. Although this law could explain reflection and refraction, this law could not satisfactorily explain phenomena like interference, polarization and diffraction. एक टर्म याद रखना, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फिनोमेनास पार्टिकल नेचर ऑफ वेव से एक्सप्लेन नहीं हो सकते, सिर्फ वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकते हैं। दैट आर इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। देखो इसमें इलास्टिक कोलिजन वगैरह से कैसे था। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? अगर एक पार्टिकल v स्पीड से आए उतनी ही स्पीड के साथ वापस जाता है, और जितने एंगल पे आए उतने ही एंगल पे वो वापस जाता है। तो इसने बोला है टाइनी पार्टिकल्स इलास्टिक कोलिजन करते हैं। इसका कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हमने देखा था इस क्वेश्चन में, जब हम 11th में करते थे, कि भाई कौन सी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज आता है? सिर्फ अलोंग द नॉर्मल ही मोमेंटम का चेंज आता है। परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, इस डायरेक्शन में कोई भी नॉर्मल का चेंज नहीं आएगा। जैसे पहले कोलिजन से पहले कितना इसका वेलोसिटी था, ये एंगल थीटा है, ये v इस तरफ आएगा v cos थीटा, और इस तरफ v sin थीटा। बाद में भी ये सेम स्पीड v के साथ जाता है, ये कंपोनेंट सेम रहता है, चेंज नहीं होता, और ये कंपोनेंट बस डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है। तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम आता है सिर्फ इस डायरेक्शन में आता है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल या अलोंग द वॉल कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स या इंपल्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा। सिमिलरली जब रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, इस पे जो फोर्स है अलोंग द नॉर्मल लगना चाहिए, यहां से टकराता और सेकंड मीडियम में चला गया, तो इसका जो वेलोसिटी है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या अलोंग द सरफेस, इसमें वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो पहले इसका वेलोसिटी का v1 मान लो स्पीड है मीडियम 1 में, नॉर्मल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, या सरफेस के अलोंग पर कितना कंपोनेंट है, v1 sin i, और बाद में कितना हो गया v2 का, इस डायरेक्शन में v2 sin r। तो ये क्या कहता है भाई, इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं आना चाहिए। तो v1 sin i शुड बी इक्वल टू v2 sin r। तो मतलब sin i बाय sin r इज इक्वल टू v2 बाय v1। और अगर तुम्हारे पास r कम है, अगर मान लो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है, तो अगर r कम है तो साइन r भी कम होगा। तो ये जो टर्म है ये क्या होगा, r अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है तो r i से कम है, इफ r इज लेस देन i, तो साइन r इज लेस देन साइन i, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इससे प्रूव किया था इसने v2 इज ग्रेटर देन v1, मतलब मीडियम 2 में स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, जबकि ये गलत है। हमें अब तो हमको पता है कि भी अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करी हो तो ये डेंसर मीडियम होता है, इसमें स्पीड कम होती है। तो इसको बाद में आके किसने करेक्ट किया था, फर्मेट ने। पहले मीडियम्स में ना हम स्पीड नहीं मेजर कर पाते थे,
करेक्टली कि भी जैसे ग्लास में कितनी स्पीड है, वाटर में कितनी स्पीड है, तो तब तो ये प्रिंसिपल मान लिया। पर जब बाद में हम स्पीड मेजर कर पाए, अब जैसे मान लो एयर से ग्लास में चला गया, या किसी मान लो किसी और मीडियम से मान लो एयर में से मान लो किसी वाटर में चला गया, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है। तो पहले वो मानते थे कि वाटर में स्पीड ज्यादा है, जबकि ये गलत है। वाटर में स्पीड लाइट का क्या होता है, कम होता है। वेव मॉडल ऑफ लाइट वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय, किसने पुट किया था, क्रिश्चियन हाइगन इन 1678। बट उस पीरियड में न्यूटन की इतनी पॉपुलैरिटी थी और न्यूटन का कॉर्पस्कुलर मॉडल माना जा रहा था, which had satisfactorily explained the phenomena of reflection, diffraction and rectilinear propagation of light। rectilinear propagation of light क्या है, जैसे पार्टिकल जा रहे हैं, अगर कोई भी रास्ते में पार्टिकल कोई भी मान लो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा तो सीधे लाइन में ट्रेवल करेगा। तो ये फैक्ट वो एक्सप्लेन कर पा रहा था, और ये भी एक्सप्लेन कर पा रहा था कि पार्टिकल्स वैक्यूम में जा सकते हैं। वेव मॉडल क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, पहले ये चीज नहीं मानते थे लोग कि भाई जो तुम्हारी लाइट है ना, जो लाइट है वो वेव है, वो वैक्यूम में कैसे ट्रेवल कर सकता है। वो मानते थे कि वेव्स तो सिर्फ उनको मीडियम चाहिए। बट अब हमने पढ़ लिया कि नॉन मैकेनिकल वेव्स भी होते हैं। सिर्फ मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जैसे साउंड, ठीक है, मोशन ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वाटर वेव्स, ये सब इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। बट लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ये उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि अगर लाइट एक वेव है तो वो विदाउट मीडियम वैक्यूम में कैसे ट्रेवल कर सकता है। और न्यूटन का ये पार्टिकल मॉडल तो ये कह रहा था कि पार्टिकल्स तो वैक्यूम में भी जा सकते हैं। सो इंपावरिंग वाज द न्यूटन्स अथॉरिटी। न्यूटन इतना पॉपुलर था इन साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी दैट न्यूटन की थ्योरी को ही उन्होंने माना। जो सही थ्योरी थी क्रिश्चियन हाइगन की, उसको उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। लाइट एज अ वेव मॉडल वाज नॉट एक्सेप्टेड एज इट वाज बिलीव्ड दैट वेव नेसेसरली रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। On the basis of his wave theory, Huygens explained satisfactorily phenomena of reflection, refraction, TIR. This model actually got acceptance जब हमने थॉमस जंग के जो YDSC देखे, उन एक्सपेरिमेंट जब उसने करे 1801 में आके, देखो उसने थ्योरी कब दी थी 1678, और इसको एक्सेप्ट कब किया गया 1801 के बाद, इन्वॉल्विंग इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। दिस एक्सपेरिमेंट्स कुड ओनली बी सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड। हमने पढ़ा कि इंटरफेरेंस हो रहा है और डिफ्रैक्शन हमने देखा। इंटरफेरेंस हम स्टडी कर चुके हैं, डिफ्रैक्शन आगे पढ़ेंगे। तो ये जो फिनोमिनाज हैं ये सिर्फ वेव के लिए ही होते हैं, पार्टिकल्स के लिए पार्टिकल्स इंटरफेयर नहीं करते। सिर्फ वेव्स का इंटरफेरेंस होता है, या सुपरपोजिशन जब हम पढ़ते हैं सिर्फ वेव्स का होता है। दिस कुड ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय एज्यूमिंग अ वेव मॉडल ऑफ लाइट। Thus, around the middle of 19th century, the wave theory gained well acceptance। तो देखो कितनी लेट जाके उसको एक्सेप्टेंस मिला, तब तक तो हाइगन बेचारा मर चुका था। The only phenomena that wave theory failed to explain was the propagation of light in vacuum, because ये फर्म बिलीफ था कि भाई कोई भी वेव विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकता। बट बाद में एक मैक्सवेल साइंटिस्ट आया था, इसने एक थ्योरी दी थी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसने क्या करा था, इसने लाइट का नेचर बताया था वेव फॉर्म में, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म यूज किया था। कह रहा था कि ये दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। मैक्सवेल हैड डेवलप्ड अ सेट ऑफ इक्वेशन, इसके 4 इक्वेशंस हैं डिस्क्राइबिंग द लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड यूजिंग दिस इक्वेशन ही डेराइव व्हाट इज नोन एज द वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। From this equation, Maxwell calculated theoretically the speed of electromagnetic wave. C is equal to 1 by root mu naught epsilon naught. Epsilon naught तो तुम पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और म्यू नॉट ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो अभी के लिए एक बार याद कर लो, विच वॉज लेटर फाउंड क्वाइट क्लोज टू द मेजर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, light consists of varying electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे लाइट ट्रेवल करता है, जैसे मान लो लाइट प्लस एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। जैसे मान लो वेव इस तरफ जा रहा है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर बढ़ने लग गया मैक्स वैल्यू, फिर 0। और मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है।
अगर तुमसे पूछे कि जैसे ये वेव की इक्वेशन है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के क्या है, एंगुलर वेव नंबर। स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, किसका कोफिशिएंट बाय किसका कोफिशिएंट, इट इज कोफिशिएंट ऑफ टाइम बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वेव प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, और ये मान लो जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। देखो इनमें फेज डिफरेंस कितना है, तुम लोगों में से कुछ बोलेगा कि 90 डिग्री का फेज है, कि ये इस तरफ ऑसिलेट कर रहा है, ये इस तरफ नहीं। इनमें जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इज जीरो। कैसे जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, इसका वैल्यू जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम है। जब इसका जीरो है, इसका भी जीरो आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस इज जीरो। हाँ, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। और डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे दिया जाता है, ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आता है, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ये डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, या जिस तरफ लाइट जा रहा है उसके डायरेक्शन में ये पॉइंट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, वाई में, जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मान लो के कैप। तो जे क्रॉस के किधर आ रहा है, प्लस आई। तो ई क्रॉस बी से हमें डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव पता लगता है। आगे और भी फॉर्मूलाज होते हैं, C इज इक्वल टू ई नोट बाई वी नोट, इसका मैग्नीट्यूड बाय इसका मैग्नीट्यूड, एक ये फॉर्मूला रहा। इसको E बाई बी भी लिख सकते हो, क्योंकि E किसी भी टाइम में कितना होगा, ई नोट साइन या कोस जो भी लिखना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी सेम आएगा। ये पिछला वाला टर्म तो कट जाएगा क्योंकि फेज दोनों का सेम है। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, और डायरेक्शन कैसे देखनी है, E क्रॉस बी। तो क्या कहता है ये, कभी भी लाइट किसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोला जाता है। ट्रांसवर्स वेव क्या था, ट्रांसवर्स वेव होते हैं जब कोई वेव ट्रेवल करे, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम ऑसिलेट करे, बट यहाँ पे मीडियम तो इसको लाइट को नहीं चाहिए होता, तो क्या चीज ऑसिलेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताएं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम और पोजीशन के साथ वेरी करते रहते हैं। He advocated that changing electric field produces a time varying magnetic field, which in turn produces changing electric field. क्या होता है, अगर किसी जगह पे टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने लग जाए, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और किसी जगह पे अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लग जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आगे देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट वेव्स की। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव with oscillating electric and magnetic field vectors. It is a non-mechanical wave. Non-mechanical wave कौन से होते हैं, which do not require medium, जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक है, does not need any medium for its propagation. स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से हमेशा क्या होती है, कम होती है। Light carries energy in the form of electric field and magnetic field. Average energy density in electric field is ये and magnetic field is ये। ये टर्म अभी याद कर लो, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, या यू वाई वी। इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना होता है, मैग्नेटिक फील्ड में इतना होता है। टोटल जो वैल्यू आती है, पता है ये दोनों टर्म्स भी बराबर होते हैं। और जो इसकी टोटल एवरेज वैल्यू कितनी आती है एनर्जी डेंसिटी की, व्हाट इज द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव, इन दोनों का सम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी होगी, और ये बराबर है। तो कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, ये हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ये दोनों बराबर है टर्म्स, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या 1/2 वी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हार्मोनिक फंक्शन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, जैसे हमने 11th में पढ़ा था। वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट देखते थे मीडियम का, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेक्स्ट इज हाइगन्स वेव थ्योरी। फर्स्ट पर्सन टू एडवांस अ कन्विंसिंग थ्योरी वाज क्रिश्चियन हाइगन। उसने अपने को एक मैथमेटिकल मेथड बताया था टू शो द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ मीडियम विच ऑसिलेट इन द सेम फेज। जैसे पानी में एक पत्थर गिरा दो, पानी में पत्थर गिराया तुमने, क्या होता है? कुछ ऐसे ना रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं पानी में। ये जो सारे के सारे पॉइंट्स है ये सेम फेज में है। कैसे? मान लो एक सोर्स है, इसने एक वेव एमिट किया, किसी भी टाइम में वेव ने मान लो कुछ पाथ ट्रेवल कर लिया c इंटू टी। अच्छा, इस डायरेक्शन में सेम पाथ ट्रेवल किया, क्या जितने नंबर ऑफ वेव्स इस पाथ में आएंगे इसमें भी नंबर ऑफ वेव सेम ही रहेगा? तो यहां पे जो फेज और यहां पे जो फेज है सेम रहेगा। तो इसने एक लोकस ऑफ पॉइंट्स बताए कि इन पॉइंट्स पे वेव का जो फेज है वो सेम आएगा। तो जिन पॉइंट्स पे वेव का फेज सेम आएगा उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड वेव फ्रंट्स। देखो जैसे वेव है, मान लो जैसे लैम्डा लेंथ चल गया तो 2 पाई का फेज आ गया। अब ये लैम्डा लेंथ इधर चल जाए तब भी 2 पाई का आएगा, इस डायरेक्शन में चल जाए तब भी 2 पाई का आएगा। तो वो सारे पॉइंट्स जो सेम फेज में लाई करते हैं आर कॉल्ड, उनका जो लोकस है इज कॉल्ड वेव फ्रंट। व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन वाटर पॉन्ड द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स रैपिडली आउटवर्ड एंड यू सी अ सर्कुलर वेव फ्रंट्स ट्रेवलिंग आउटवर्ड। ये बाहर की तरफ, ये जो सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं ये बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। Next is types of wavefront. Depending on the mode of propagation of light or the source, the wavefronts can be converging, diverging or plane. For a point source, spherical diverging wavefronts are formed. जैसे एक point source है, इसकी वजह से wavefront क्या आएंगे? इस डायरेक्शन में किसी भी t टाइम में ct, ये तो इस प्लेन में आया, इस प्लेन में तो सर्कुलर दिखाई दे रहा है, बट ऐसे बाहर की तरफ भी होगा, अंदर भी होगा। तो कैसे wavefronts आएंगे? जो लोकस आएगा तुम्हारे पास जो सेम फेज में होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आ जाते हैं। ऐसी लाइन सोर्स है, यहां से सीटी, यहां से सीटी, ऐसी बाहर की तरफ। तो यहां पे देखोगे, यहां पे तुम्हें ये सर्कल दिखाई दे रहा है, बट इधर भी आ जाएंगे ये, तो यहां से सर्कल्स बनते जाएंगे। तो उनको जब ज्वाइन करोगे तुम्हारे पास लाइन सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट आता है? इट इज सिलेंड्रिकल। अगर तुम्हारे पास पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल बीम आ रही है, तो हम कहते हैं ये ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया करो पैरेलल बीम के। ये सारे पॉइंट्स सेम फेज में होते हैं, तो यहां पे भी ये सारे पॉइंट्स सेम फेज में है। तो इसका जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट कैसा होगा? ये है वेव फ्रंट, ये सारे पॉइंट सेम फेज में। इस प्लेन में तो लाइन दिख गया, बट ये पैरेलल वेव सिर्फ इस प्लेन में थोड़ी होंगे, बाहर भी तो होंगे। तो ये वेव फ्रंट ऐसा आएगा। तो अगर पैरेलल लाइंस आ रहे हो तो कैसा वेव फ्रंट होता है? प्लेन वेव फ्रंट। अगर सोर्स इंफिनिटी पे हो, सोर्स अगर इंफिनिटी पे हो तो कैसे रेज आते हैं? पैरेलल। तो वेव फ्रंट कौन सा होता है? प्लेन वेव फ्रंट। Huygens gave a simple mathematical construction which gives us the position of a given wavefront at any time in future if present position is known. अगर हमें करंट पोजीशन पता हो, हम आगे का वेवफ्रंट उसका बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? All points on a wavefront serve as point of spherical secondary wavelet. After time t, the new position of wavefront will be that of a surface tangent to the secondary wavelet. इसका क्या मीनिंग है? जैसे कि ये वेव फ्रंट है, देखो वेव ऐसे जा रहा है, ये एक वेव फ्रंट बना रखा है उसने, ठीक है। इसको एक सोर्स की तरह लो। अगर ये सोर्स है किसी भी टी टाइम में, क्या कहते हैं ना, अगर एक पॉइंट सोर्स होता, पॉइंट सोर्स की वजह से कैसा वेव फ्रंट आता है? स्फेरिकल। तो इसकी वजह से, और कितने रेडियस का आता है? सी इंटू टी। तो यहां पे एक इसको ना कहता कि वेव फ्रंट पे हर पॉइंट को एक पॉइंट सोर्स मान लो कि ये पॉइंट सोर्स है, और इससे वेव फ्रंट बनाओ। कैसा वेव फ्रंट बनाना है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट से बना दो। इस सोर्स के लिए बना दिया, इस सोर्स के लिए सेम टी टाइम में, तो यहां से सेम टी टाइम में ये। तो फिर उसकी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जो टेंजेंट होगा वो तुम्हारा अगला वेव फ्रंट है। अब देखो जैसे ये पॉइंट आ गए वेव फ्रंट पे, ये अब सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे, सर्व एज अ पॉइंट ऑफ सेकेंडरी, as point sources of spherical secondary wavelet. After a time t टाइम के बाद यहां से जो भी वेव फ्रंट आएगा, ये पॉइंट सोर्स है, ऐसा कुछ एक स्फीयर सा टाइप आएगा, यहां पे भी एक स्फीयर सा टाइप आएगा, ct लेंथ का उसका रेडियस होगा। तो अब एक क्या करो, द न्यू पोजिशन विल बी दैट ऑफ अ सरफेस टेंजेंट टू दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। इस सारे वेव फ्रंट्स का जो टेंजेंट होगा, ऐसे ही मान लो यहां पे कन्वर्जिंग बीम है, ये देखो ct रेडियस का एक स्फीयर बनाना है,
यहां से ct रेडियस का बनाओगे, यहां से ct रेडियस का, ये दूर है ना, तो ये है तो ये रेडियस आर है सबका ct, ये थोड़ा सा आगे है, तो इनका जो टेंजेंट आएगा, कैसा टेंजेंट आएगा, ये तुम्हारा टेंजेंट होगा। तो ये हमारा कन्वर्जिंग बीम के लिए, ये तुम्हारा डाइवर्जिंग बीम के लिए। तो दिस इज डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट, दिस इज कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। So what is Huygens principle? It is basically a theory based on geometrical construction जो हमें शेप ऑफ वेवफ्रंट बताती है किसी भी टाइम पे, अगर हमें पहले उसका वेवफ्रंट पता हो। अब वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये हमने पढ़ा। जैसे एक स्टोन फेंक दिया किसी पानी में तो सर्कुलर रिपल्स बनते हैं, ठीक है, विच ऑसिलेट विद सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज एंड दस वी हैव अ सर्कुलर वेवफ्रंट। अगर एक पॉइंट सोर्स हो, हमने देखा था किसी आइसोट्रोपिक मतलब हर साइड से मीडियम सेम हो, द लोकस ऑफ पॉइंट्स हैव सेम एम्पलीट्यूड आर इन सेम फेजेस आर स्फीयर्स, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट आता है। जिस स्पीड से वेवफ्रंट मूव करते हैं फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव। जैसे ये तुम्हारे पास हमने एक वेवफ्रंट बनाया, अगला जो वेवफ्रंट आएगा ये सी स्पीड से मूव करता है, तो मैंने बताया था ना जो अगला रेडियस बनाना है वो ct का बनाना है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो इस तरीके से तुम बना सकते हो इसका टेंजेंट ड्रॉ करके। एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फीयर कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्लेन वेव। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, तो ऑलमोस्ट हम इसको क्या मान लेते हैं कि एक प्लेन बन गया। या सोर्स से बहुत ज्यादा अगर दूर हो गए, देखो ये सोर्स है, ये ठीक है पॉइंट सोर्स है, अगर इससे बहुत ज्यादा दूर जाओगे तो रेडियस बढ़ता जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये कैसा दिखाई देने लग जाता है, ऑलमोस्ट प्लेन हो जाता है। तो एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स तो रेडियस ऑलमोस्ट इन्फाइनाइट हो जाता है, तो हम उसको कैसा मान लेते हैं, ऑलमोस्ट प्लेन वेव। प्लेन वेव फ्रंट फॉर डिस्टेंस सोर्स, डिस्टेंस सोर्स हो तो रेज कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल। और ध्यान रखो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, वो हमें वेव का डायरेक्शन देता है। अगर तुम वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हमें क्या देता है, किसका डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन ऑफ वेव। जैसे वेव फ्रंट बना दिया मैंने, इसके परपेंडिकुलर अगर तुम ड्रॉ करोगे ये लाइट रे का तुम्हें डायरेक्शन देगा। If we know the wavefront at t is equal to 0, then Huygens principle allow us to determine the shape of wavefront in later time t, कोई भी t टाइम के बाद। In Huygens principle is based on geometrical construction which allows us to determine the shape of wavefront at any time if the shape of wavefront at earlier time is known। ये तुम याद कर लेना बस। According to Huygens principle, each point of wavefront is a source of secondary disturbance and the wavelengths emanating from this point spread out in all directions with the speed of wave. The envelope of these wavelets gives the shape of next wavefront। ये तुमने कुछ इसको पॉइंट सोर्स बना के स्फीयर्स बना दो, फिर उनका टेंजेंट ड्रॉ कर देना। लेट अस सपोज वी वांट टू डिटरमिन द शेप ऑफ अ वेवफ्रंट आफ्टर अ टाइम डेल्टा टी, तो स्पीड इनटू डेल्टा टी एक स्फीयर बना दो, देन विथ ईच पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एज सेंटर, हर एक पॉइंट को सेंटर लेके एक बीटी रेडियस का सर्कल बनाते जाओ, ठीक है, या स्फीयर बनाते जाओ। फिर वी ड्रॉ स्फीयर्स ऑफ रेडियस बीटी वेयर वी इज द स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम, क्योंकि हम इसे पॉइंट सोर्स मानते हैं, पॉइंट सोर्स के लिए तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा, ठीक है, तो स्फीयर्स ड्रॉ करते जाओ। इफ वी ड्रॉ कॉमन टेंजेंट टू ऑल दिस स्फीयर्स देन वी ऑब्टेन एन एनवेलप विच इज अगेन अ स्फीयर सेंटर्ड एट द पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स की वजह से मतलब ये अगर स्फेरिकल है अगला भी स्फेरिकल ही होगा। ये जो S1 S2 है ये t टाइम पे, S1 S2 जो वेवफ्रंट है t प्लस डेल्टा टी पे। इसमें बस एक दिक्कत थी, व्हाट इज द ड्रॉबैक विद हाइगन्स प्रिंसिपल। दो हाइगन्स प्रिंसिपल कुड वेरी वेल एक्सप्लेन द वेरियस फिनोमेना अनएक्सप्लेनेबल फ्रॉम कॉर्पस्कुलर मॉडल। इसका एक ड्रॉबैक था, जब तुम यहाँ पे स्फीयर्स बना रहे हो, ठीक है, मैंने बताया कि भाई यहाँ पे इसको स्फीयर्स, इसको लेके स्फीयर्स बना दो एक वीटी का, तो स्फीयर तो पीछे की तरफ भी आना चाहिए ना। इसको तुमने पॉइंट सोर्स लेके एक स्फीयर बना दिया वीटी का, तो तुम सिर्फ इधर ही क्यों वेव फ्रंट ले रहे हो, आगे की तरफ अगर वेव ऐसे जा रहा है तो इस तरफ ही क्यों वेव फ्रंट ले रहे हो, पीछे वाली साइड क्यों नहीं वेव फ्रंट ले रहे हो, कि भाई डेल्टा टी टाइम के बाद पीछे भी तो वेव फ्रंट आना चाहिए इस हिसाब से। तो Huygens argued that presence of back wave is avoided by assuming that amplitude of secondary wavelets is not uniform in all direction। ये जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, कहता है हर डायरेक्शन में अलग अलग होता है, सामने की तरफ कुछ और होता है, पीछे की तरफ कुछ और होता है। Indeed, it is maximum in the forward direction and zero in the backward direction। मतलब पीछे की तरफ इसका एम्पलीट्यूड ही नहीं होता, तो हम इसलिए कहता कि बैकवर्ड नहीं लेते। However, this assumption was later explained by rigorous wave theory।
ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे। तो अगर तुम्हें कभी भी किसी स्फेरिकल वेवफ्रंट से बनाना हो या कोई भी वेवफ्रंट से अगला बनाना हो, इसको एक पॉइंट सोर्स बना के अगले क्या करना, वेव फ्रंट्स एक बना लेना स्फेरिकल, फिर उनके टेंजेंट ड्रॉ कर देना, जो कॉमन टेंजेंट आएगा वो नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा। नेक्स्ट इज शेप ऑफ वेव फ्रंट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे एक मिरर है, उस पर पैरेलल बीम आई इंसिडेंट, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या जाती है, पैरेलल ही जाती है ना। तो इसके वेव फ्रंट्स कैसे हो गए, ये रहे इसके वेव फ्रंट्स परपेंडिकुलर टू द वेव, और बाद में भी पैरेलल है, तो वेव फ्रंट्स कैसे आएंगे, प्लेनर आएंगे। तो ये इसके वेव फ्रंट्स हो गए। कर्व सरफेस मिरर में, कनकेव मिरर में अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कन्वर्ज कर जाती है। देखो इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लाइट कुछ पहले रीच करी होगी, तो ये पहले तुम्हारे पास पॉइंट सोर्स बनेगा, तो इसका जो रेडियस लोगे, इसका रेडियस लार्ज आएगा, स्फेरिकल जो वेव फ्रंट बनाओगे इससे आगे। और यहां पे लाइट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा, फिर यहां पे आया, तो जैसे अभी यहां पे रीच कर गया, इसमें तो कुछ टाइम के बाद रीच करा, तो यहां से जो हमारा रेडियस बनेगा वो कम रेडियस का स्फीयर बनेगा, जो स्फीयर बनेगा। तो इसलिए यहां पे जो स्फेरिकल वेव, ये जो तुमने आगे वेव फ्रंट ड्रॉ करा, ये इस टाइप का कुछ बन रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसे पैरेलल बीम आ रही है, इन पॉइंट्स पे तो पहले रीच कर गई, मान लो इस पे तो टी टाइम पे रीच कर गई, इस पे टी में कुछ टाइम के बाद रीच करी, तो यहां पे टी टाइम के बाद अगर मैं टी प्लस डेल्टा टी पे एक यहां पे तो जो रेडियस आएगा डेल्टा टी का आएगा, बट यहां का जो रेडियस है वो डेल्टा टी टाइम से कम टाइम के लिए आएगा, तो ये कुछ रेडियस छोटा होगा, डेल्टा टी में से कुछ टाइम कम हो जाएगा, तो लेस देन डेल्टा टी माइनस समथिंग। तो इसलिए जो वेव फ्रंट्स है वो ऐसा कुछ हो गए। फिर आगे तो ड्रॉ कर सकते हो, ये कन्वर्जिंग बीम का हो गया। यहां पे अगर चेक करोगे, बीम आ रही है, यहां पे पहले रीच करेगी, तो ये वाला रेडियस, ये वाला जो वेव फ्रंट बनाओगे, ये वाला लार्ज रेडियस होगा, ये वालों का रेडियस कुछ कम आएगा, तो ऐसा कुछ बन रहा है। यहां पे बीम पहले पहुंच गई, तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी उसका रेडियस लार्ज होगा, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम इसको ये कवर करने में लग गया, तो अगला जो स्फीयर बनाओगे वो कम टाइम के लिए बनाना है, तो कम रेडियस का बनेगा। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। अगर तुम्हारे पास कोई पैरेलल बीम आए, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल ही जाती है, तो ये रेस के वेव फ्रंट्स। प्रिज्म में बताया सारे रेस सेम एंगल पे इंसिडेंट है, तो इमर्जेंट एंगल भी सबके लिए क्या होगा, सेम। तो अगर पहले वेव फ्रंट प्लेनर था, अभी भी वेव फ्रंट प्लेनर होगा। लेंस के लिए ड्रॉ कर रखा है, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। पैरेलल बीम आ गई, रेस कन्वर्ज कर रहे हैं इस पॉइंट पे आके, फिर आगे जाके फिर डाइवर्ज करने लग जाते हैं। यहां पे उल्टा केस होता है, रेस गए फिर डाइवर्ज हो जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल टू स्टडी रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स, पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन स्टडी करते हैं इससे। मान लो यहाँ पे एक पैरेलल बीम इंसिडेंट है, हमें प्रूव करना है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखो पैरेलल बीम है, ये ऐसे वेव फ्रंट्स बनेंगे, ये वेव फ्रंट बना दिया, तो यहां पे और यहां पे फेस सेम होगा। बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये 90 माइनस आई, और ये वाला आई। इस लाइट यहां तक अलग है, इस लाइट ने ये एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया, फिर ये बीम ऐसे चलेगी, ये मान लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। इसके बाद से फिर फेस सेम हो गया, तो मतलब पहले ये मान लो 1 है, ये दूसरा तुम्हारे पास रे है। पहले केस में 2 ने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया था, फिर 1 ने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल कर लिया, तो बाद में अगर फेस डिफरेंस सेम आ रहा है, बाद में भी ये पैरेलली इमर्ज हो रहे हैं, तो तुम्हारे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। देखो किसी भी टाइम पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, दिस डिस्टेंस इज vt। ये जो इसने QR शो करा हुआ है ये ऐसी है, पैरेलल बीम आया और ये पैरेलली निकल गया, इसका ये जो पाथ है दिस इज bt। फिर ये भी सेम मीडियम में, जितने टाइम में इसने आगे चला होगा, इसने में यहां तक चला गया, कितना डिस्टेंस चला गया, ये bt चला गया। देखो पहले ऐसे पैरेलल बीम आ रही थी,
यहाँ तक का पाथ सेम था, ये पहले रिफ्लेक्शन हो गया। इसने किसी भी टाइम में कितना डिस्टेंस चला होगा, vt। इसने भी टी टाइम में आगे जो वेव फ्रंट बनाओगे कितना डिस्टेंस आएगा, इसका भी vt, क्योंकि सेम मीडियम है, टी टाइम। उसके बाद से तुम्हारे जो वेव फ्रंट है वो तुम्हें प्रूव करना है कि ये सेम आएंगे। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये r, ये कितना हो गया 90 माइनस r, दिस इज r। द टाइम टेकन बाय द वेव टू एडवांस टू पॉइंट r फ्रॉम q, q से r तक मान लो t टाइम लगा, तो qr कितना डिस्टेंस होगा, vt। नाउ इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वी ड्रॉ स्फीयर ऑफ रेडियस vt। यहां से तुमने एक vt का एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, rs रिप्रेजेंट द टेंजेंट। ये था ना कि अगर इसके टेंजेंट ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट जो वेव फ्रंट्स बनाने कैसे बनाने हैं, इसको पॉइंट सोर्स की तरह ऐड करो, एक स्फीयर बना दिया, इसका तुमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट हमें वेव फ्रंट देता है, rs रिप्रेजेंट अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट r टू द वेव फ्रंट p, फ्रॉम p टू द स्फेरिकल वेव फ्रंट। p से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया, r से हमने टेंजेंट ड्रॉ करा। ये दो ट्राइंगल्स को देखो, एक तो PSR और एक PQR। इसमें से देखो PR बराबर है, एक एंगल 90 हो गया, और ये डिस्टेंस अगर VT है, ये भी डिस्टेंस VT है, ठीक है। तो इससे मुझे पता लगता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो तुम्हारे पास I और R बराबर होगा। या ऐसे भी कर सकते हो, साइन I कितना हो गया, साइन I इज VT बाय PR, और साइन R कितना हो गया, देखो ये R था, ये परपेंडिकुलर है 90, ये 90 माइनस R, फिर ये 90 डिग्री है, ये R, तो साइन R कितना हो गया, इट इज ऑल्सो VT बाय PR। तो यहां से भी कर सकते हो, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो यहां से हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में कैसे प्रूफ करोगे, ये पैरेलल वेव्स आ रही है, यहां तक दोनों का पाथ सेम होगा। ये मान लो मीडियम 1 है, किसी भी t टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, v1t। ये मीडियम 2 है, तो यहां से क्या बनाओगे, एक वेव फ्रंट बनाओगे, बट यहां पे मीडियम अलग है, तो t टाइम में यहां पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, v2t। फिर यहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। इसके बाद तो तुम्हारे पास कैसे आ रहे हैं ये वेव फ्रंट्स, ऐसा कुछ। तो दिस इज एंगल R, ये 90 माइनस R, ये R हो गया, और यहां पे ये एंगल था I, ये हो गया 90 माइनस I, ये I। तो ये डिस्टेंस है v1t, ये डिस्टेंस है v2t, ये है P और ये है B। तो अगर मैं देखूं व्हाट इज साइन I, अगर यहां पे चेक करो व्हाट इज साइन I, साइन I इज v1t बाय हाइपोटेन्यूस PB। एंड व्हाट इज साइन R, साइन R इस ट्राइंगल में देखो, तो साइन R इज v2t बाय PB। तो तुम्हारे पास यहाँ पे PB का वैल्यू आ गया v1t बाय साइन I, और वहां से आ गया v2t बाय साइन R। इनको इक्वेट कर लो, क्या आ गया, साइन I बाय साइन R इज v1 बाय v2। अगर देखो R I से कम है, मतलब रे किस तरफ बेंड कर रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है, तो यहां से क्या रहा है, अगर R कम है तो साइन R भी कम होगा, तो ये फैक्टर 1 से बड़ा होगा, मतलब v1 बाय v2 1 से बड़ा होगा, मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2। तो यही हमारा प्रूफ होता है। अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तभी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करनी चाहिए। Speed of light in medium 1 is greater than speed of light in medium 2. This is exactly what we studied in geometrical ray optics. This prediction is opposite to the prediction as per Newton's corpuscular model. तो अब देखोगे μ1 भी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो μ1 कितना हो गया c बाय v1, ऐसे μ2 हो गया c बाय v2। साइन I बाय साइन R ये आया था v1 बाय v2, तो ये कितना हो गया यहाँ से अगर देखोगे μ2 बाय μ1, तो μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। ये है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सिंस द फेज अचीव्ड इज सेम
अगर दोनों में फेज तुम्हारा सेम है तो हम यहां से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर सेम फेज आ रहा है बाद में भी और पहले भी, तो जितने वेव्स नंबर ऑफ वेव्स इसमें आएंगे और जितने वेव्स नंबर ऑफ वेव्स बाद में आ रहे हैं वो सेम होना चाहिए नंबर, तभी तो पाथ डिफरेंस बाद में जाके सेम हो गया ना। तो जितने नंबर ऑफ वेव्स इस पाथ में आ रहे हैं उतने नंबर ऑफ वेव्स आफ्टर रिफ्लेक्शन तुम्हारे इस पाथ में आने चाहिए। तो QV इज इक्वल टू n λ1, मान लो इस मीडियम में इसके n वेव्स आ गए, n इंटू λ1, ये इसका टोटल पाथ हो गया। और सेकेंड मीडियम में मान लो कितने वेव्स आ गए, n इंटू λ2, ये तुम्हारे पास कितना हो गया, n इंटू λ2, दिस इज इक्वल टू V2T। तो यहां से दोनों को इक्वेट करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, साइन आर बाय साइन आर, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2। तो V1 इज इक्वल टू λf होता है, तो V1 बाय V2 λ1 बाय λ2 है। तो यहां से मेरे पास क्या प्रूफ आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डज नॉट चेंज एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, एज फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। तो सोर्स अगर सेम है तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होना चाहिए जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ देखो, ये एडवांस में क्वेश्चन आया था। यहां पे दो वेव फ्रंट ऑफ लाइट गिवन है, ठीक है, लाइट बीम। कैसे वेव फ्रंट है, पैरेलल वेव फ्रंट है, और ये मीडियम 2 में वेव फ्रंट है। ध्यान रखो ये बीम नहीं है कि बीम ऐसे आ रही है फिर ऐसे जा रही है, ये वेव फ्रंट्स हैं। तो अगर वेव फ्रंट पैरेलल हो, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट्स हो, तो बीम कैसी होती है, बीम भी पैरेलल होनी चाहिए। ये होगी मेरे पास इंसिडेंट बीम। फिर ये बीम मीडियम 2 में गई, ये इसके परपेंडिकुलर। अब मुझे देख के बताओ आई बड़ा है या आर बड़ा है, दिख गया, एंगल आई इज ग्रेटर देन आर या आर आई से छोटा है। तो पहली बात, लाइट ट्रेवल्स एज पैरेलल बीम इन ईच मीडियम, ठीक है, क्योंकि दोनों में प्लेन वेव फ्रंट है। स्पीड ऑफ लाइट किस तरह बेंडिंग हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मीडियम 2 में स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लार्जर इन मीडियम 1 देन इन मीडियम 2। एंड इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन, phi c, phi d, phi e and phi f are phases of light wave at c, d, e and f. phi c cannot be equal to phi d। ये तो एक वेव फ्रंट बना रखा है ना तुमने, तो यहां पे तो फेज सेम होना चाहिए, तो phi c तो phi d के बराबर है, और phi e phi f के बराबर है। नेक्स्ट, phi d कैन बी इक्वल टू phi e। ये फेज और ये फेज बराबर कैसे हो सकता है, फिर नहीं, अलग अलग वेव फ्रंट क्यों है। उसके बाद लाइट ने कुछ पाथ ट्रेवल किया तो फेस का तो चेंज आएगा ही आएगा ना। फाई डी माइनस फाई एफ, फाई डी माइनस फाई एफ इज इक्वल टू फाई सी माइनस फाई। हाँ ये सही है, फाई डी फाई सी के बराबर है, फाई एफ फाई ई के बराबर है। फाई डी माइनस फाई सी, फाई डी माइनस फाई सी कितना हो गया, 0, इज नॉट इक्वल टू फाई एफ माइनस फाई, ये भी 0, तो ये गलत हो गया।